जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। तो दोस्तों, अमेरिका के तरफ से 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को सबसे पहले डेवलप करके दुनिया के बाकी देशों की तुलना में अपने एयर पावर को एक जनरेशन आगे रखना संभव हो पाया है। पर अमेरिका के बाद रशिया और चाइना जैसे देशों के द्वारा भी अमेरिका के इस एयर पावर को चैलेंज करने के लिए अपना खुद का 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट को संपूर्ण करने में सफलता हासिल हुआ। पर दोस्तों, इस एयर पावर को या फिर कहे तो पावर के डोमिनेंस को अमेरिका बरकरार रखने के लिए अब 5th जनरेशन से आगे बढ़ के 6th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों का भी डेवलपमेंट कर रहा है। हाल ही में कुछ रिपोर्टों में यह भी दावा किया गया था कि अमेरिका का जो 6th जनरेशन के एयरक्राफ्ट के डेमोन्स्ट्रेशन मॉडल है उसे भी हवा में उड़ते हुए देखा गया है। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को 6th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों में क्या 5 प्रमुख खूबियां होगा उसके बारे में बताऊंगा। मतलब ऐसा कुछ फीचर्स जो 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्टों में नहीं है और 6th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों को बनाने के लिए उसमें इस्तेमाल करना आवश्यक है। जबकि दोस्तों, वीडियो के आखिरी में मैं आप लोगों को यह भी बताऊंगा कि कौन कौन सा देशों के द्वारा कौन कौन सा 6th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों के प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया जा रहा है। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों, अमेरिका के द्वारा 2003 में अपना पहला 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट का उड़ान भरा गया था, जबकि 2005 में इन एयरक्राफ्टों को अपने बेड़े में शामिल किया गया था। फिलहाल अगर देखें तो दुनिया में प्रॉपर 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्टों का मालिक एकमात्र अमेरिका ही है। अमेरिका के द्वारा F-35 और F-22 जैसे 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों को निर्माण किया गया है, जबकि अमेरिका के इन फाइटर एयरक्राफ्टों के क्वालिटी और क्वांटिटी को मैच करने के लिए रशिया और चाइना के द्वारा भी भरपूर प्रयास चलाया जा रहा है, जिसके तहत रशिया की तरफ से सुखोई Su-57 और चाइना की तरफ से J-20 जैसे फाइटर एयरक्राफ्टों का निर्माण किया गया। पर दोस्तों, इन दोनों ही फाइटर एयरक्राफ्टों को लेके कई सारे सवाल है कि ये प्रॉपर्ली 5th जनरेशन के इक्विपमेंटों से लैस नहीं है, खास करके जेट इंजन के मामले में। रशिया की तरफ से सुखोई Su-57 फाइटर एयरक्राफ्टों को निर्माण करके 2010 में पहला उड़ान भरा गया था, जबकि पिछले साल ही रशिया अपने बेड़े में इन एयरक्राफ्टों को ऑपरेशनली शामिल करने में सक्षम हुआ। जबकि दूसरी तरफ चाइना के द्वारा 2011 में अपने J-20 एयरक्राफ्टों को निर्माण करके फर्स्ट फ्लाइट का दावा किया जाता है और 2017 से इन्हें अपने बेड़े में शामिल करने का दावा किया जाता है। चाइनीज रिपोर्टों के मुताबिक 2019 तक चाइनीज बेड़े में 50 J-20 फाइटर एयरक्राफ्टों को ऑपरेशनली शामिल किया गया। पर दोस्तों, हाल ही के कुछ रिपोर्टों में यह भी खुलासा किया गया है कि चाइना के इन एयरक्राफ्टों के पास ना ही प्रॉपर इंजन है और ना ही ये एयरक्राफ्ट प्रॉपरली हाई ऑल्टीट्यूड ट्रेन या अन्य टेरेन में टेस्ट किया गया है। इवन एयरक्राफ्टों के हाल ही के कुछ टेस्टों के बाद यह भी रिपोर्ट आया है कि चाइना को एयरक्राफ्टों को लेकर कई सारे मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में अब अमेरिका के 6th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों के निर्माण के खबर बाहर आने के बाद लगभग दुनिया के हर एक देश जो फाइटर एयरक्राफ्टों का निर्माण कर सकता है, उनके द्वारा 6th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट के रेस में अपना कदम को आगे बढ़ाया गया। दोस्तों, किसी भी फाइटर एयरक्राफ्टों को 6th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट होने के लिए 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों के खूबियों के साथ साथ कुछ एडिशनल खूबियां भी होना चाहिए। और ऐसे ही 5 प्रमुख खूबियों में सबसे पहले आता है एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाले एवियोनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंटों का। दोस्तों, इन एयरक्राफ्टों में ऑनबोर्ड रेडियो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट होना आवश्यक है, जिनके अंदर कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम के साथ साथ रेडियो कम्युनिकेशन डिवाइसेस, रैडर्स और जैमर्स जैसे आधुनिक इक्विपमेंट आवश्यक है। और दोस्तों, जिन देशों के द्वारा अब 6th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों के ऊपर काम किया जा रहा है, लगभग उन हर एक देशों की तरफ से इन इक्विपमेंटों का डेवलपमेंट भी किया जा रहा है। दूसरा सबसे प्रमुख खासियत एयरक्राफ्टों के रियल सेंटर डाटा कलेक्शन और प्रोसेसिंग होना। इन एयरक्राफ्टों में एक स्ट्रॉन्ग और काफी कॉम्प्लिकेटेड कंप्यूटिंग सिस्टमों का इस्तेमाल किया जाएगा, जिनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे खासियत भी होना आवश्यक है। दोस्तों, इस तरीके के इक्विपमेंटों के इस्तेमाल से एयरक्राफ्ट डेटा को रियल टाइम में ही प्रोसेस कर पाएगा, जिससे पायलट को मदद करने के साथ साथ क्विक डिसीजन लेने में भी मदद होगा। दोस्तों, तीसरा इंपॉर्टेंट फीचर एयरक्राफ्टों के द्वारा अनमैन एरियल व्हीकलों को ऑपरेट करना। दोस्तों, माना जा रहा है कि 6th जनरेशन का ये एक कॉमन फीचर होगा कि हर एक 6th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट एक मदरशिप के जैसे बिहेव करते हुए अनमैन एरियल व्हीकलों को कंट्रोल कर पाए। इवन रशिया की तरफ से तो ऐसे अनमैन एरियल व्हीकलों का भी डेवलपमेंट कर लिया गया है और रशिया इसे अपने 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्टों के साथ ही इस्तेमाल करना चाहता है। अन्य देशों की तरफ से भी अपने लॉयल विंगमैन एयरक्राफ्टों के कॉन्सेप्टों के ऊपर काम किया जा रहा है। इवन इस साल एरो इंडिया 2021 में इंडिया की तरफ से भी अपने लॉयल विंगमैन के भी डिस्प्ले किया गया था। दोस्तों, एयरक्राफ्टों के चौथा फीचर एयरक्राफ्टों को ऑटोनोमस होना आवश्यक है। मतलब एयरक्राफ्टों के पास ऐसे कुछ फीचर्स होगा जिसका इस्तेमाल करते हुए ये ऑटोमेटेड तरीके से लैंडिंग और टेक ऑफ कर पाए। दोस्तों, इस तरीके के फीचर एक तरफ जहां पे एयरक्राफ्टों को काफी सेफ बनाएगा, तो दूसरी तरफ हर एक कंडीशन मतलब वेदर जैसा भी हो उसमें एयरक्राफ्ट आसानी से लैंड कर पाएगा और टेक ऑफ भी कर पाएगा। दूसरी तरफ इस तरीके के फीचर का इस्तेमाल करते हुए एयरक्राफ्टों को अनमैन्ड तरीके से भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। इवन इसी वजह से 6th जनरेशन के एयरक्राफ्टों के पायलट और पायलटलेस दोनों वर्जन का ही बात किया जा रहा है। और दोस्तों, एयरक्राफ्ट के सबसे प्रमुख खासियत यूनिफिकेशन ऑफ एवियोनिक्स होना चाहिए। दोस्तों, आप सब लोगों को पता ही होगा कि अमेरिका के F-22 और F-35 फाइटर एयरक्राफ्ट
एयरक्राफ्टों के ताकत चाहे जितना भी हो, इसका सबसे बड़ा कमजोरी एयरक्राफ्टों के मेंटेनेंस और सर्विस कॉस्ट है। और इसी वजह से 6th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों के लिए यूनिफिकेशन ऑफ एवियोनिक्स होना आवश्यक है। इसका मतलब यह है कि सिंपली एयरक्राफ्टों को रिपेयर और मेंटेनेंस किया जा सके और इसे आवश्यकताओं के मुताबिक फ्यूचर में आसानी से अपग्रेड भी किया जा सके, और ये तुलनामूलक रूप में ऑपरेशनली कम कॉस्ट का एयरक्राफ्ट हो और इसे मेंटेन करना भी अमेरिकी 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्टों के जैसे इतना महंगा ना हो। दोस्तों ये तो कुछ एडिशनल फीचर्स है जो इन एयरक्राफ्टों को 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों के तुलना में ज्यादा ताकतवर बनाएगा, जबकि इसके अलावा इनमें ऐसे भी कुछ फीचर्स को जोड़ा जाएगा जो 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों में प्रमुख फीचर के रूप में देखा जाता है, जैसे कि सुपर क्रूजर, स्टेल्थ होना और साथ में एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरे रडार, हाइपरसोनिक मिसाइलों को कैरी करने का क्षमता और इंटरनल वेपन बे। दोस्तों अब चलिए जानते हैं कि दुनिया के कौन कौन सा देशों के द्वारा 6th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट का काम किया जा रहा है। दोस्तों वैसे अगर देखा जाए तो इस रेस में फिलहाल अमेरिका ही सबसे आगे है, और अमेरिका को आगे होना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि ऑलरेडी 2 दशक से अमेरिका फाइटर एयरक्राफ्टों के जनरेशन के मामले में हर एक देश को पछाड़ते हुए सबसे आगे था, और इसी वजह से अमेरिका के द्वारा ही सबसे पहले 6th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट करना शुरू किया गया, और सबसे पहले इन एयरक्राफ्टों के टेस्ट का भी दावा किया जाता है। अमेरिका के द्वारा टोटल 2 6th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों के कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाया जा रहा है, जिनमें एक है नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस मतलब NGAD प्रोग्राम, जबकि दूसरा है FAXX प्रोग्राम। दोस्तों संभावित FAXX अमेरिकी नेवी के 6th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट होगा, जबकि NGAD अमेरिकी एयरफोर्स की तरफ से इस्तेमाल किए जाने वाले 6th जनरेशन के एयरक्राफ्ट होगा। दोस्तों इस रेस में अब अमेरिका को काउंटर करने के लिए यूरोप के देश भी आगे बढ़ रहा है, और यूरोप के देश के लिए इसीलिए भी ये आवश्यक है क्योंकि यूरोप के किसी भी देश की तरफ से 5th जनरेशन के कोई भी फाइटर एयरक्राफ्टों का डेवलपमेंट नहीं किया गया, और इसी वजह से फिलहाल यूरोप को एयरक्राफ्टों के लिए अमेरिका के ऊपर काफी ज्यादा निर्भर होना पड़ रहा है। यूरोप के अंदर टोटल 2 6th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों के प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया जा रहा है, जिनमें फ्रांस, जर्मनी और स्पेन जैसे देशों के द्वारा गठबंधन करते हुए डैसॉल एयरवेज FCAS जैसे कॉन्सेप्टों को आगे बढ़ाया जा रहा है। दोस्तों यहाँ पे FCAS मतलब फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम है। फिलहाल इस प्रोजेक्ट में फ्रांस, जर्मनी और स्पेन जैसे देशों के द्वारा ही कोलैबोरेट किया जा रहा है, जबकि माना जा रहा है कि भविष्य में इसमें कुछ और यूरोप के देश आगे जुड़ सकता है। प्रोजेक्ट के प्लान के मुताबिक इन एयरक्राफ्टों को इन देशों के बेड़े में 2040 तक शामिल करना है, और एयरक्राफ्टों के इस्तेमाल करते हुए इन देशों में इस्तेमाल होने वाले यूरोफाइटर टाइफून और राफेल जैसे फाइटर एयरक्राफ्टों को रिप्लेस भी किया जाएगा। यूरोप के दूसरा फाइटर एयरक्राफ्ट है ब्रिटेन, इटली और स्वीडन के तरफ से गठबंधन के तहत डेवलप किए जाने वाले BAE सिस्टम टेम्पेस्ट। और दोस्तों इस प्रोग्राम को सबसे पहले यूनाइटेड किंगडम के तरफ से ही आगे बढ़ाया गया था, जबकि बाद में इसमें इटली और स्वीडन भी शामिल हुआ। दोस्तों इन एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल करते हुए भी यूरोप में इस्तेमाल होने वाले 4th जनरेशन के FA-18 सुपर हॉर्नेट, राफेल और यूरोफाइटर जैसे एयरक्राफ्टों के साथ साथ JS-39 ग्राइपिन जैसे एयरक्राफ्टों को भी रिप्लेस किया जाएगा। पर यह प्रोजेक्ट संभावित FCAS से पहले दुनिया के सामने हकीकत का रूप ले ले। प्लान के मुताबिक 2035 तक इसे इन देशों के बेड़े में शामिल करने का इरादा बनाया जा रहा है। इवन दोस्तों इस रेस में जापान भी किसी भी हद में पीछे नहीं है। जापान की तरफ से मित्सुबिशी X2 फाइटर एयरक्राफ्टों के सक्सेसफुल डेमोन्स्ट्रेशन के बाद मित्सुबिशी FX नाम से एक प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया जा रहा है। ये टोटली एक नया जनरेशन मतलब 6th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट के कॉन्सेप्ट है, जिनमें जापान के मित्सुबिशी हैवी इंडस्ट्री के द्वारा काम किया जा रहा है। और दोस्तों जापान के प्लान के मुताबिक इन फाइटर एयरक्राफ्टों के फर्स्ट फ्लाइट 2028 में होना है, और इसे 2035 तक जापान के बेड़े में शामिल करना है। इन एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल करते हुए जापान अपने बेड़े के F2 मतलब F-16 के जापानीज वर्जन और F-15J जैसे फाइटर एयरक्राफ्टों को रिप्लेस करना चाहता है। दोस्तों इसके अलावा ऐसे कैसे हो सकता है कि रशिया 6th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट के रेस में आगे ना बढ़े। और दोस्तों रशिया की तरफ से भी अपने मिकोयान MiG-41 के फाइटर एयरक्राफ्ट के कॉन्सेप्ट को 6th जनरेशन के एयरक्राफ्ट के कॉन्सेप्ट के रूप में ही आगे बढ़ाया जा रहा है। संभावित दोस्तों ये एक 6th जनरेशन के इंटरसेप्टर एयरक्राफ्ट हो, और संभावित ये सुपरसोनिक इंटरसेप्टर MiG-31 एयरक्राफ्टों को भी रिप्लेस करे। दोस्तों ये टोटली एक नया जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट होगा, जिसमें रशिया की तरफ से कई तरीके के इनोवेटिव कॉन्सेप्टों को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। रशिया के प्लान के मुताबिक 2025 तक एयरक्राफ्टों के फर्स्ट फ्लाइट होना चाहिए, जबकि 2028 तक एयरक्राफ्टों को रशिया अपने बेड़े में ऑपरेशनली शामिल करना चाहता है। इवन दोस्तों इस लिस्ट में भारत और ताइवान के नाम को भी जोड़ा जा रहा है। फिलहाल ताइवान को अगर देखें तो चाइना के बढ़ते हुए प्रेशर के दरमियान अपने सुरक्षा के लिए 6th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों को आने वाले 30 साल के अंदर डेवलप करने का इरादा ताइवान रखता है, पर इसके बारे में कोई भी अधिक जानकारी ताइवान की तरफ से पब्लिक नहीं किया गया। दूसरी तरफ भारत को भी 6th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट के रेस में इसीलिए जोड़ा जा रहा है क्योंकि भारत का जो AMCA मतलब एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का कॉन्सेप्ट है, इसके तहत जहाँ पे AMCA Mark 1 एक 5th जनरेशन प्लस फाइटर एयरक्राफ्ट होगा, तो वहीं पे AMCA Mark 2 एक 6th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट होगा। इवन दोस्तों AMCA के Mark 2 के बारे में ज्यादा कुछ जानकारी पब्लिक नहीं है, और संभावित इसे हमें आने वाले समय में ही जानने का मौका मिले। तो दोस्तों ये था
था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।